दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और वह खूबसूरत और समझदार पत्नी पाकर उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, उसको 2 ही महीने बाद मुंबई जाना पड़ता है कमाने के लिए, जिससे जो उसकी पत्नी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, उसकी नई नवेली जो मासूम पत्नी होती है, वह उससे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम कहीं 1 घंटे के लिए चले जाते हो तो मुझे चैन नहीं आता है, मैं बेचैन हो जाती हूँ। और तुम 6 महीने साल भर के लिए मुंबई जा रहे हो। कहती है कि अगर तुम 6 महीने साल भर के लिए मुंबई चले जाओगे तो मैं तुमसे जुदा होकर मर जाऊंगी। दोस्तों, उसके गले लग जाती है और दोस्तों वह कहती है कि मैं नमक रोटी खाकर गुजारा कर लूंगी, प्लीज मुझे मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। हो सकता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, यही हाल उस लड़के का भी होता है। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन गरीब था, इसलिए उसके हालात के चलते हुए उसे मुंबई जाना पड़ता है। तो मुंबई चला जाता है और मुंबई में 70 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पे एक बंगले पर वह पेंट का काम कर रहा था। दोस्तों, तभी उसे वहां पर एक जहरीला सांप काट लेता है, जहाँ से दोस्तों उसको इलाज मिल पाना नामुमकिन था। वह मरने लगता है और मरते हुए अपने परिवार वालों को याद करने लगता है, अपनी पत्नी के नाम आखिरी संदेश लिखता है। दोस्तों, बहुत ही एक भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर की है। जो लड़का होता है उसका नाम होता है विष्णु और जो लड़की होती है उसका नाम होता है सुमन। दोस्तों, दोनों की 17-18 साल की उम्र में शादी हो जाती है। दोनों मासूम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन 2 ही महीने के बाद वह उससे कहता है कि मुझे मुंबई जाना है। सुमन रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसको छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, वहां जाने के बाद वो नवी मुंबई के एक खारघर इलाके में रहता है, जहाँ पर वह पेंट का काम करता था। एक ठेकेदार के अंदर में रहकर दोस्तों वह काम करता था। जो ठेकेदार था उसको एक बंगले का काम मिलता है। दोस्तों, वह जो बंगला होता है मुंबई से पुणे जाने वाली जो हाईवे होती है, पुराना हाईवे होता है, उसी पर पहाड़ी के इलाके में स्थित होता है। बहुत वीरान एरिया होता है, लेकिन बहुत सुंदर ही शानदार बंगला होता है। दोस्तों वहां जाने का मतलब यह है कि वहां से 1 घंटा पैदल आने के बाद कोई रास्ता मिलता है। इसलिए वहां जो इसलिए जो वहां पर रहते थे, बंगले में केवल 3 ही लोग रहते थे। 2 महाराज रहते थे जो खाना बनाने का काम करते थे, और एक माली रहता था जो वह फूल पत्ती और बगीचे की देखभाल करता था। उस बंगले की जो मालकिन होती है दोस्तों, एक डॉक्टर भावना उसका नाम होता है। दोस्तों, उसके पास एक दवाई की फैक्ट्री होती है, तो जिसको वो चलाती है। और हफ्ते में एक दिन जब उसकी छुट्टी होती है, जब उनकी छुट्टी होती थी संडे को, वह शनिवार वाले दिन उस बंगले पर आती थी और शाम को संडे वाले दिन वहां से चली जाया करती थी। उसके अलावा वहां और कोई नहीं आता जाता था। उस मैडम के कभी हित मित्र आ जाते जाते थे, तो वह वो लोग यहीं पर रहते थे। वहां तक जाने के लिए एक रोड था, जिससे कि वहां कार में आपने आया जाया करती थी। वहां पर जो 3-4 लोग रहते थे वे पैदल ही आया जाया करते थे। उनको वहां से नीचे आने के लिए 1 घंटा लग जाता था। तो जो ठेकेदार होता है वह 4-5 लड़कों को और पेंट वगैरह और गाड़ी में कुछ खाने पीने का सामान रख लेता है, और वह उनको लेकर वहां पहुंच जाता है। वह बोलता है कि 2 महीने का काम है, तुम लोग यहाँ आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं पर खाना पीना, यहीं पर रहना, यहीं पर काम करना। और वह कहता है कि तुम्हें पहाड़ से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वो लोग वहाँ काम करने लगते हैं। दोस्तों, वो लोग वहाँ काम करने लगते हैं और काम करते करते उनको 20 दिन हो चुके थे। एक दिन विष्णु जाता है और पेंट का डब्बा उठाने के लिए जाता है। दोस्तों, उसी के बीच में छुपकर एक कोबरा सांप बैठा हुआ होता है। जैसे ही वो डब्बे को उठाता है वह उसके पैर में काट लेता है। दोस्तों दोस्तों जब उसे सांप काट लेता है तो वह चिल्लाने लगता है, अपने दोस्तों को बुलाता है और सारे लोग आकर जुट जाते हैं। डब्बा हटाते तो वह लोग देखते हैं कि इसमें कोबरा सांप निकलता है। उसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसको काटने का मतलब था कि जिसको भी वह काटता है उसकी मौत होना संभव होता है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि जिसको यह सांप काटता है उसके 2 घंटे में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, वो लोग सांप को मार देते हैं। उसके बाद विष्णु का यह देखते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे इसको कहाँ लेकर जाया जाए, कुछ किसी के समझ में नहीं आता है। दोस्तों, जिस जगह पर सांप ने काटा था, धीरे धीरे उस जगह पर सूजन होने लगती है और उसका हालत खराब होने लगता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो दोनों महाराज थे और माली थे और जो चारों लड़के थे वह इसको घेर लेते हैं। वो जो लड़का होता है उन लोगों से मदद करने की गुहार लगाता है कि वह कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता यार, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, किसी तरीके से मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। मेरे घर पे मेरी पत्नी है यार, उसको डिलीवरी होने वाली है, मेरे माँ बाप अकेले हैं, मेरी कोई मदद करो। वह चिल्लाता है, लेकिन उस पहाड़ में उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये लोग भी परेशान हो जाते हैं, मजबूर थे कि करें तो क्या करें, कैसे इसको कहाँ कैसे जाए, कहाँ लेकर जाए। वह चलने में भी असमर्थ था। अगर उसको कहीं लेकर जाते भी हैं तो जो रास्ता था 1 घंटा पैदल का ही रास्ता था, कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। दोस्तों जब वह समझ जाता है कि मेरी मौत अब निश्चिंत है, तो वह उठकर बैठ जाता है और अपने परिवार वालों को याद करता है, रिश्तेदारों को याद करता है, खेत खलियान को याद करता है, गाँव की गलियों को याद करता है, और अपनी उस पत्नी को याद करता है। और याद करते हुए उस माली से कहता है कि अब मेरी मौत निश्चिंत है, मुझे एक काम करो, मुझे एक पेन और कागज ला कर दे दो,
मैं अपनी पत्नी के नाम पर कुछ संदेश लिखना चाहता हूँ। जो माली होता है वह फौरन जाता है और वहाँ से एक पेन और कागज लेकर आता है। दोस्तों वह जमीन पर बैठ जाता है और उस कागज पर अपने पेन से लिखना शुरू कर देता है कि मेरे पूजनीय माता पिताजी, आप लोगों को मेरा आखिरी प्रणाम। मैं आपका बेटा, मुझे सांप ने काट लिया है, कुछ ही समय में मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ जाने के लिए 3-4 घंटे का रास्ता है। आप लोग अपना ख्याल रखना और मुझे ये अफसोस है कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पीछे ये लोग बहस कर रहे थे कि मुझे सुनाई दे रहा था कि अगर यह मर जाता है तो जला देंगे या तो यहीं कहीं पर फेंक देंगे। वह अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखता है कि सुमन, तुम मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैं माना नहीं, मैं वहां से चला आया, मुझे सांप ने काट लिया है। बस कुछ ही समय बचे हैं मेरे पास, मैं जीना चाहता हूँ। सबसे हाथ जोड़ रहा था कि मुझे बचा लो, उनके पैर पड़ रहा था, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन सुमन, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। जो सांप है वह हमारा तुम्हारा किसी जन्म का दुश्मन है, उसने अपनी दुश्मनी अदा कर ली है। और वह लिखता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाऊंगा, लेकिन अगर ईश्वर को मुझे मारना ही था तो काश तुम्हारे सामने ही मारता, तुम्हारी बाहों में मैं अपना दम तोड़ता। काश काश मैं आखिरी वक्त तुम्हारे हाथ से एक घुट पानी पी लेता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, दर्द से मेरी नस नस फटी जा रही है। बस मैं इतना कहूंगा कि जो बच्चा होगा उसे मेरे बारे में जरूर बताना, उसका ख्याल रखना। और वह कहता है कि तुम्हारी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी की शुरुआत ही की थी, मैं तो जा रहा हूँ जिंदगी को छोड़कर, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, किसी से अपनी शादी कर लेना, जब तक मेरे घर पर रहना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि भगवान मुझे लड़का ही देना, ताकि वह अपने दादा दादी का सहारा बन सके। बाद में आकर अब दोस्तों विष्णु के मन में हजारों सवाल पनप रहे थे और इधर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जो माली होता है वह फैक्ट्री में फोन लगाता है, क्योंकि लैंडलाइन नंबर था और उस बंगले में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो घटना यह 1998 की है। 25-26 साल पहले जब फोन वगैरह नहीं था तो बंगले में एक लैंडलाइन नंबर था, फैक्ट्री में कॉल लगाता है। दोस्तों माली जो है मैडम को बताना चाहता था कि उसको बता दो कि बंगले में किसी को सांप ने काट लिया है, लेकिन दोस्तों मैडम उस दिन आई ही नहीं थी। इधर जो विष्णु लिखते वहीं पर लुढ़क जाता है। सारे लोग जो थे, किसी के पास कोई उपाय नहीं था, विष्णु लुढ़क जाता है वहीं पर दोस्तों तभी मैडम की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। जो ड्राइवर होता है वह देखता है कि सारे लोग इकट्ठे क्यों हैं, हमेशा गेट बंद रहता है, आज गेट खुला क्यों है। उठ के मैडम के पास जाता है और मैडम से बोलता है कि मैडम जी, पेंटर को सांप ने काट लिया, वह वहाँ पर मरा पड़ा है। मैडम जब उसको देखती है, उसकी नस को टटोलती है तो उसकी सांसें चल रही थी। वह बोलती है कि कौन से सांप ने काटा है। दोस्तों जिस सांप ने काटा था उन लोगों ने उसको वहीं पर मार कर रखा हुआ था। वह को दिखाते हैं, वह सांप कोबरा सांप निकलता है। दोस्तों मैडम जो है दौड़ कर जाती है, गाड़ी में से एक वैक्सीन का डब्बा निकालती है, उसमें से एक इंजेक्शन निकाल कर उसको लगा देती है। वह घबरा जाती है। उसके बाद वह फौरन ड्राइवर को बोलते है कि ड्राइवर गाड़ी निकालो। उसके बाद फौरन वह गाड़ी में इसको डालती है और मैडम ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर इसको मुंबई के हॉस्पिटल में लेके चलो। दोस्तों उसके बाद दो लोग उसके साथ और बैठ जाते हैं। जो मैडम थी वह पीछे सीट पर बैठ जाती है जहाँ पर उसको लिटाया गया था। और जो मैडम थी उसकी बार बार उसकी नब्ज को चेक कर रही थी, और उसके जो आला होता है जिससे चेक किया जाता है वह उसकी छाती पर लगा लगा कर बार बार चेक कर रही थी। दोस्तों उसमें सांसें चल रही थी, वह हिल रहा था, अभी जिंदा था। कुछ देर बाद जब गाड़ी चलती है फिर उसको एक और इंजेक्शन लगाया जाता है, एक के बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों जब डॉक्टर भावना जो थी वह बंगले पर जब आया करती थी, वहाँ पर अक्सर सांप को देखा करती थी। वह सोचती थी कि यहाँ तो जो मैडम थी उसको पता था कि यहाँ पर जहरीले सांप है। वह उन 3-4 जो सबसे खतरनाक 3-4 सांप होते हैं जिनका उनका एंटीडोज जो होता है वह वहाँ पर लाकर रखना चाहती थी। वह जानती थी कभी न कभी इस एंटीडोज की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों भगवान का संजोग कहिए, चमत्कार कहिए या कुछ भी कहिए, उसी वक्त मैडम वहाँ पर आ जाती है जिस वक्त सांप ने विष्णु को काट रखा था। वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अब दोस्तों उसको इंजेक्शन देते हुए वह मुंबई के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसको वहां पर एडमिट कर दिया जाता है। दोस्तों 3-4 दिन के बाद उसे आईसीयू में रखा जाता है, विष्णु को आईसीयू में रखा जाता है, फिर जाकर उसकी स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों विष्णु बच जाता है। दोस्तों जो मैडम होती है, जो विष्णु ने लेटर लिखा था अपने पत्नी के लिए, वह उसको पढ़ लेती है। जब वह पढ़ती है तो वह उसको पढ़ते हुए उसको देखकर पढ़ते हुए रोने लगती है। जब और विष्णु ठीक हो जाता है तो उसको ऐसे वैसे करके कई बड़े लोगों से बातें कर कर उसको 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा करके उसको दे देती है। जो मैडम होती है वह विष्णु से कहती है कि विष्णु तुम जाओ, अगर घर पर कुछ कर सकते हो तो करो जाके, क्योंकि तुम अपने परिवार को छोड़कर आए हो। मैंने तुम्हारा सारा लिखा हुआ खत पढ़ लिया है। दोस्तों विष्णु को लेकर दो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं, अम्बेडकर नगर। जब वो लोग उसको वहां लेकर पहुंचते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं तो क्योंकि दोस्तों उस समय लेटर से ही बातचीत होती थी, फोन वगैरह नहीं था। लेकिन दोस्तों जब वह उसकी शक्ल को देखते हैं एकदम से कमजोर सा लग रहा था, पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। जैसे उसको उसके माँ बाप देखते हैं, रोने लगते हैं कि यह क्या हो गया विष्णु, ये लोग कौन है। तो जो इसको लेकर आए हैं दोस्तों, जो सुमन थी वह घर में ही थी।
जब वह इसको देखती है वह दौड़ कर आती है। जब इन लोगों को यह पता चलता है कि यह घटना घटी है तो उसके साथ तो दोस्तों वह पागलों की तरह रोने लगते हैं। दोस्तों विष्णु ठीक हो जाता है, लेकिन आज की इस घटना को 25-26 साल हो चुके हैं। विष्णु जिसकी उम्र इस समय 45-46 साल हो गई है, उसके बाद वह कभी मुंबई नहीं जाता, कभी प्रदेश नहीं जाता। जो सुमन और विष्णु एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो जो बच्चा हुआ था वह लड़का ही होता है भगवान की दया से। उसके बाद 2 लड़कियां और भी होती है। उसके बाद आज उसके पिताजी नहीं होते, क्योंकि उसकी 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो आज भी जो विष्णु की माँ थी वह उनके साथ ही रह रही थी, और सारे परिवार लोग मिलजुल कर खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों यह चमत्कारिक कहानी है, मुझे कहीं से मिल गई थी, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। दोस्तों यह रही कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।